हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप देते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी को एक नया आयाम। मेरे दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी, आपका गुरु लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक खतरनाक सेशन। मेरे साथियों, ये सेशन होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना है आपका एसएससी सीजीएल का। ठीक है मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के हम लोग हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये आपके लिए एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो या इंग्लिश का कोई भी पेपर हो जिसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें, वो सारी बारीकियां आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी मेरे साथियों। यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, फिलर का क्वेश्चन करेंगे जिसके हेल्प से आप वोकेबलरी के क्वेश्चन को समझेंगे। आप एरर का क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस का क्वेश्चन करेंगे और तमाम सारे क्वेश्चन को करेंगे जिसके हेल्प से आप अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट को, साथ ही साथ अपने वोकेबलरी के कॉन्सेप्ट को भी इनहेंस कर सकते हैं। मेरे साथियों, आइए बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखते हैं हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका चेंज इनटू पैसिव। पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर ऑप्शंस भी आपके सामने है, आपको देने हैं इसका सही जवाब। तो मेरे साथियों आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को जज करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में लिखा है शी। शी क्या है यहाँ पर मेरे भाई? शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। शी हैंडल्स, शी अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, हैंडल्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखा है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, कौन से फॉर्म में है? फिफ्थ फॉर्म में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V5 हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ मेरे साथियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद क्या है, वो हैंडल करती है। क्या करती है? हैंडल सारे टास्क को हैंडल करती है, यानी कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मिलाया, सवाल पूछा क्या, जवाब के फॉर्म में जो वर्ड आया वो क्या हो गया? आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑल टास्क आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके हिसाब से हम ऑप्शन को देखेंगे। वैसे इतनी बारीकी से जाने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर हम लोगों ने पूरे बारीकी से देखा। बारीकी से जाने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में ऑल टास्क तो पहले से ही मेंशन्ड है। ठीक है, आइए ऑल टास्क मेरे भाई, अगर ऑल टास्क है, सिंगुलर है या प्लूरल है ये जज करो। ऑल लगा है, प्लूरल है। ऑल का मतलब सभी, सभी मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। सीधी सी बात है मेरे भाई। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट में तो ये चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस में, पैसिव में ये चला जाएगा V3 में लगेगा। इसके बाद बाई, और इधर आ जाएगा बीच में हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ मेरे साथियों, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब आएगा। इस बात की जानकारी आपको रखने की जरूरत है। तो आइए, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? वो भी प्रेजेंट टेंस वाला ही होगा, यानी कि इस MR में से ही कोई एक होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नंबर हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, उसके हिसाब से अगर देखें तो R फिल करेंगे हम लोग। तो ये वर वाला ऑप्शन और हैव वाला ऑप्शन दोनों जो है सो कैंसल आउट हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पर बीइंग देख रहे हैं, इस ऑप्शन में बीइंग लगा है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। बीइंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? बीइंग का यूज हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, जबकि यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस तो है ही नहीं, इसलिए बीइंग वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमको पैसिव में चेंज करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा है सरेंडर्ड और यहाँ पे लिखा है वर। वैसे तो बेसिक जानकारी के हिसाब से हम लोगों को ये पता है कि वॉज वर के साथ क्या फिल करते हैं हम लोग? वॉज वर के साथ हम लोग बाय डिफॉल्ट फिल करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ पर फिल क्या हुआ है? वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का मतलब ही है कि ये सेंटेंस पैसिव में है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर पैसिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव नहीं, चेंज इनटू एक्टिव होना चाहिए। ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। अब बाई के बाद देम आया है तो देम बन जाएगा आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, देम का फॉर्म यानी कि दे। तो दे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों के चारों ऑप्शंस में हमारे पास क्या है? दे पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा? वर के साथ लगा है सरेंडर्ड, वर के साथ क्या लगा है? सरेंडर्ड। वर प्लस V3 लगा है, वर प्लस V3 लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट जो है सो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, V3 का यूज होता है, साथ ही साथ बाई का यूज करते हैं हम लोग, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। फिर से क्या फिल करते हैं? वॉज या वर फिल करते हैं। मेरे हिसाब से मेरे साथियों इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आया, गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब आया, गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब आया, गलत हो गया। हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं हुआ है। यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। एक पार्ट सेंटेंस का अंडरलाइन किया हुआ है और आपको बताना है कि इस अंडरलाइन पार्ट के जगह पे कौन सा ऑप्शन जो है जो कि सूटेबल है। अगर ये वाला पार्ट, अंडरलाइन पार्ट अगर गलत है तो क्वेश्चन कह रहा था अथॉरिटीज आर अश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। मेरे भाई यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के साथ लगा है आर और आर के साथ लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। मेरे भाई सब्जेक्ट के साथ आर, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको अभी हमने बताया इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ क्या यूज होता है, V4 यूज होता है। लेकिन जब इसके साथ V3 का यूज करेंगे, इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये पैसिव फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में हो गया मेरे भाई, पैसिव फॉर्म में हो गया। और दोस्त जब कभी भी सेंटेंस पैसिव में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस जब कभी भी पैसिव में होता है तो उसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। जी हाँ, रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ ही वो एक्शन परफॉर्म किया गया है। जैसे यहाँ पर है द अथॉरिटीज आर अश्योर्ड, अथॉरिटीज आर अश्योर्ड यानी कि ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अथॉरिटीज जो है उन्होंने अश्योर किया नहीं है, अथॉरिटीज को अश्योर किया गया है। जी हाँ, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, जबकि सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है। मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट ने उस एक्शन को रिसीव किया है, किसी दूसरे ने उस एक्शन को परफॉर्म किया है और उसको रिसीव किसने किया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट ने। जब ऐसा केस आएगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो अथॉरिटीज जो है वो अश्योर हुआ है, तो आर अश्योर्ड। अब अथॉरिटी अश्योर हुआ है, क्या अश्योर हुआ है, द पीपल। तो यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो गया। बाय द पीपल अगर होता तब तो सही हो जाता, लेकिन द पीपल, तो यहाँ पर द अथॉरिटीज आर अश्योर्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द अथॉरिटीज हैव अश्योर्ड। अथॉरिटीज अश्योर्ड हुए नहीं है, जबकि अथॉरिटीज ने अश्योर किया है। जी हाँ, किसको किया है अश्योर, पीपल को, लोगों को अश्योर किया है कि वे लोग इस मैटर में देखेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, इसकी सत्यता की पड़ताल करेंगे। ठीक है, द अथॉरिटीज हैव अश्योर्ड हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो गया, 2 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो भाई साहब, अगला क्वेश्चन एंटोनिम्स का है। एंटोनिम्स में मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली। पहली बात तो मामूली होता है, और दूसरी बात ये होता है मॉडेस्ट का मतलब होता है आडंबरहीन। आडंबरहीन, आडंबरहीन का मतलब क्या होता है हमारे भाई, इसका मतलब होता है कि जो दिखावा ना करे, जो दिखावा ना करे। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, जो दिखावा ना करे, यानी कि सीधा साधा व्यक्ति। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सीधा साधा व्यक्ति इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है, ग्लम। ग्लम का मतलब क्या होता है, उदास होता है। सलन, सलन का मतलब क्या होता है, सलन का मतलब भी उदास ही होता है। इसका वैसे एक मतलब हठी भी होता है, हठी होता है। इसका एक मतलब अम्ल सूचक भी होता है, अम्ल सूचक, अम्ल सूचक भी इसका एक मतलब होता है। ठीक है, आई अनहैप्पी मतलब आपको पता ही है क्या होता है, नाखुश। और कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब क्या होता है, अभिमानी होता है। कंसीटेड का मतलब अभिमानी होता है या फिर दम्भी होता है, यानी कि जो इंसान दम्भ भरता है कि मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारी चीजें जो इंसान बताता है उसको क्या कहते हैं, कंसीटेड कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉडेस्ट मतलब मामूली सा इंसान, सीधा साधा व्यक्ति। और कंसीडेड का मतलब अभिमानी इंसान, दम्भी इंसान, वो इंसान जो काफी चीजों का शो ऑफ करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर और ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंपों की पढ़ाई को क्या कहते हैं। आज कुत्ते बहुत शोर मचा रहे हैं, है ना। चलिए, लेट द डॉग्स बार्क। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। मेरे साथी इसको क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जिस
इस मशीन पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को जहाँ पे मेजर किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को जहाँ पे मेजर किया जाता है, उस मशीन को क्या कहते हैं? उस मशीन को कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान मतलब पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं उसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं हम लोग? जियोलॉजी कहते हैं। और जियोग्राफी आपको तो पता ही है, भूगोल शास्त्र होता है जियोलॉजी। टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी आपको पता है, स्थलाकृति, स्थल आकृति यानी कि कहीं पे लैंड जो है सो प्लेन है, कहीं पे लैंड जो है सो प्लेटुअस है, प्लेट्यू है। ठीक है, तो प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेनस रीजन है, कैसा रीजन है उस चीज की जानकारी देता है प्रोटोन। टोपोग्राफी से आपको उस चीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्मोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अ टिग्रेस हैज गिवन बर्थ। एक शेरनी ने एक मादा बाघ ने इसको बाघिन भी कहा जाता है। इसने जन्म दिया है, क्या दिया? एक कब को दिया है। कब क्या होता है भाई? जो भी टाइगर, लायन, ये सब जो पशु हैं, इनके बच्चों को क्या कहा जाता है? कब कहा जाता है। इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। ठीक है, इसने क्या किया? जन्म दिया है। टिग्रेस ने क्या किया है? जन्म दिया है। सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और यहाँ पे टिग्रेस के साथ आपका हैज का यूज किया गया है, यानी कि ये तो पहले से ही सही है। दूसरी चीज क्या नोटिस करनी है हमें कि हैज के बाद V3 होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, हैज के बाद गिवन लिखा है, यानी कि ये भी सही है। दो चीजों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था और दोनों चीजें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इसके बाद गिवन के बाद क्या है? नाउन आना चाहिए था। और बर्थ जो है यहाँ पर क्या है? नाउन फॉर्म ही है। बर्थ जो है यहाँ पर क्या है? नाउन फॉर्म ही है, यानी कि ये भी चीज आपकी सही है, यानी कि सेंटेंस सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का 4, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब क्या होता है? हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी होना। क्या मतलब होता है इसका मेरे साथियों? पैसे की तंगी, पैसे की तंगी होना। ठीक है, तो बी हार्ड अप का मतलब हो जाएगा हैव वेरी लिटिल मनी। वेरी लिटिल मनी मतलब बहुत कम पैसा होना, यानी कि पैसे की तंगी हो जाना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड स्पॉट करना है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड। एवरी के साथ लगने वाला सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है। ये क्यूरियस तो हालांकि एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? चाइल्ड वर्ड के लिए आया है। तो एवरी के साथ यूज होने वाला नाउन सिंगुलर होता है। चाइल्ड जो है सिंगुलर है, ये तो सही है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वांट का यूज कर दिया गया है, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। इस वांट की जगह पे क्या होना चाहिए? वांट्स होना चाहिए था। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 8 का 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। वांट की जगह पे वांट्स होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। It was the very well directed film and we enjoyed it. It was the very well directed film कहने की क्या जरूरत है? वेरी वेल डायरेक्टेड, अच्छी तरह से निर्देशित किया हुआ फिल्म था। द के जगह पे क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। इनडेफिनिट आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए कोई भी ऐसा एडेड इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल के यूज करेंगे। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म करेंगे हम, ना कि इसका करेंगे इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। सर्किट का स्पेलिंग सही है, जेन्युइन का स्पेलिंग सही है, मैनर्स का स्पेलिंग सही है, गलत किसका है? ट्यूशन का स्पेलिंग गलत है। TUITION होता है इसका सही जवाब। ठीक है, ट्यूशन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत था, इसको सही किया हमने। आइए डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को इसको ट्रांसफॉर्म करना है। देखते हैं हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है? आस्क्ड लगा है। आस्क्ड लगा है, इसका मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो सारे के सारे ऑप्शंस में क्या लगे हैं? क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शंस इंट्रोगेटिव वाले हैं। चलिए सही है। व्हेन लगा है यहाँ पर, तो व्हेन होना चाहिए था, बिल्कुल यहाँ पे व्हेन होना चाहिए था। अब देखो मेरे भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आपको याद रखनी है कि जब कभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, कौन सा पार्ट? अगर रिपोर्टेड स्पीच WH से शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच मेरे भाई लोग अगर WH से शुरू हो रहा है, तो हमेशा याद रखना कि यही WH वर्ड कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। यही WH वर्ड किसका काम करेगा? कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा।
और आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये असर्टिव में चेंज होगा। जी हाँ मेरे भाई, एकदम सही बात। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज होगा? असर्टिव में। अब अगर इंटरोगेटिव असर्टिव में चेंज हो रहा है तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी, ध्यान में रखनी है, वो ये है कि WH वर्ड के बाद, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है, आया है, आया है। इन तीनों जगहों पे हेल्पिंग वर्ब्स आए हैं, तो इन तीनों में से कोई भी सही जवाब नहीं होगा। जबकि सही जवाब क्या होगा? व्हेन यू हैड बुक द फ्लाइट टिकट्स, व्हेन यू हैड बुक द, व्हेन यू हैड बुक द फ्लाइट टिकट्स। कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, यू हैड बुक नहीं होगा, यहाँ पे यू हैड बुक्ड होना चाहिए था। व्हेन यू हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से यहाँ पर क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है। देखते हैं क्या एरर है। इफ द इकोनॉमी फेल्स, यदि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, यदि अर्थव्यवस्था फेल होती है, यदि अर्थव्यवस्था फेल होती है तब क्या करेंगे? आइए, यदि अर्थव्यवस्था फेल होती है तो एक बार इंक का चुनाव कर लें सबसे पहले। यदि अर्थव्यवस्था फेल होती है तो आइए देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इकोनॉमी, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है? V5। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V5 यानी कि क्या होगा? ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया मेरे साथी। बिल्कुल सही जवाब है, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और कंडीशनल सेंटेंस होने के साथ साथ सेंटेंस कौन से टेंस का है, जरा ये बताएंगे सेंटेंस कौन से टेंस का है? तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल प्रेजेंट है। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट है। कैसे पता चला कि ये सर सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि सर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? कंडीशनल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। कंडीशनल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम जो होता है वो हमें ये सिखाता है कि सेंटेंस में जो दो क्लॉज होते हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। कंडीशनल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम दो क्लॉज होते हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 अगर डिपेंडेंट है और क्लॉज 2 अगर इंडिपेंडेंट है, या फिर कोई भी क्लॉज 2 डिपेंडेंट, क्लॉज 1 इंडिपेंडेंट, मतलब इंटरचेंज भी अगर होता है कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो जो दो क्लॉजेज हैं उनमें से जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर में। जी हाँ मेरे साथी, कौन से में होगा? सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफ द इकोनॉमी फेल्स, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V5 का यूज किया गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। बाद बाकी यहाँ देखते हैं हम, इट रिफ्लेक्ट बैडली। इट रिफ्लेक्ट बैडली की जगह पे क्या होना चाहिए था? इट विल रिफ्लेक्ट बैडली, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर है, इसको होना चाहिए था किसमें? सिंपल फ्यूचर टेंस में होना चाहिए था। तो इट रिफ्लेक्ट बैडली की जगह पे हो जाएगा इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 12 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। फिलर द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू कंसर्न्स। देखिए यहाँ पे द इंक्रीजिंग कंसर्न, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट वर्ब प्लूरल है। टू द नीड फॉर इनहैंस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स डैश ग्रोथ। इनहैंस्ड एफर्ट्स की जरूरत है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स अचीव्ड तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। टुवर्ड्स अचीव, अचीव लिखेंगे हम, अचीव का कोई मतलब नहीं बनता है। टुवर्ड्स और टू दोनों एक साथ यूज होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पे यूज? अचीविंग होगा। टुवर्ड्स, वैसे भी टुवर्ड्स एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद जिरंड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जिरंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पे आ जाना चाहिए अचीविंग, आ जाना चाहिए। टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू वॉक एमलेसली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू वॉक एमलेसली। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? टू वॉक एमलेसली। एम्बल, एम्बल आपको वैसे भी पता है कि एक वर्ड है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? भाई साहब, एक वैसी गाड़ी सरपट मरीजों को लेकर के भागती है, बेतरतीब ढंग से भागती है। तो वहां पर उसके पास एक एम होता है कि मरीज को लेकर के, पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल तक पहुंचना है। लेकिन एम्बल, एम्बल का मतलब क्या होता है? टू वॉक एमलेसली। क्रॉल का मतलब रेंगना, क्रॉल का मतलब रेंगना। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? भागना, तेजी से भागना। और स्लिदर, स्लिदर का मतलब क्या होता है? स्लिदर का मतलब भी रेंगना ही होता है। क्रॉल और स्लिदर दोनों सिनोनिमस है एक दूसरे का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी। क्या होता है इसका मतलब?
दिखावटी। ओस्टेंटेशियस का मतलब दिखावटी होता है। दिखावटी का कौन सा ऑप्शन है? शोई। शोई का मतलब क्या है? दिखावटी। टेस्टफुल का मतलब आपको पता ही है, स्वादहीन। सॉरी, टेस्टफुल है। टेस्टफुल का मतलब क्या हो गया? स्वादिष्ट। टेस्टफुल का मतलब क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट हो जाएगा। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। टेस्टफुल का मतलब स्वादिष्ट हो जाएगा। सडन का मतलब क्या हो जाएगा? अचानक। इसका मतलब क्या होता है? अचानक। और क्विक, क्विक का मतलब क्या होता है? तेज या फिर जल्द, है ना। चलिए, ओस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? बता दिया हमने आपको, दिखावटी होता है। दिखावटी यानी कि शोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस। इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ का क्या मतलब होता है? मतलब एक ही सांस में बोलना। वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग आप लगा सकते हैं, एक ही सांस में बोलना, लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है? से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही बार में दो विपरीत चीजों को बताना। एक ही बार में दो विपरीत चीजों को बताना। जैसे उसने कहा कि भैया रमन जो है इसमें ये तो फेल हो गया। इसने क्या कहा? रमन जो है सो फेल हो गया। दूसरी तरफ इसने क्या कहा कि रमन जो है सो बहुत दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हुए उसको हम लोग देखते थे। ठीक है, रमन जो है सो दिन रात पढ़ाई करते हुए हम लोग उसको देखते थे, और रमन जो है सो फेल हो गया। तो दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हो गई, है ना। तो दो कंट्राडिक्टरी बातें एक बार में बोलने को हम लोग क्या कहते हैं? इन द सेम ब्रेथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एंटोनिम बताना है आपको रेज का। भाई साहब, रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है धाराशायी करना। धाराशायी। धाराशायी करना। रेज का मतलब क्या होता है? धाराशायी करना। तो धाराशायी करना का अपोजिट क्या होगा? रुइन का मतलब तो बर्बाद करना होता है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम होता है। ईज का मतलब क्या होता है? आसानी। आसान करना। आसान करना, सरल बनाना किसी चीज को, है ना। आसान बनाना किसी चीज को, सरल बनाना। बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना। तो एक तरफ तुम्हारे पास धाराशायी करना है यानी कि तोड़ देना, फोड़ देना, बर्बाद कर देना। दूसरी तरफ तुम्हारे पास बिल्ड है यानी कि बनाना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटोनिम यानी कि उल्टा चाहिए। उल्टा का मतलब क्या हो गया कि 17 का एक तुम्हारा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बदला लेना यानी कि रिएक्ट करना। रिएक्ट करना यानी कि बदला लेना। बदला लेना। रिटेलिएट, प्रतिहार करना। अपोजिट, जैसे तुम्हारे तरफ कोई किसी ने एक्शन किया है, तुम उसके लिए उसी तरह का रिएक्शन दे रहे हो, तो रिटेलिएट करना। ठीक है। क्लैप का मतलब ताली बजाना होता है। फैसिलिटेट का मतलब सुविधा प्रदान करना। रोटेट का मतलब एक ही बिंदु पे गोल 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 घूमना। क्या हो जाएगा? रिएक्ट करना। रिटेलिएट मतलब रिएक्ट करना। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवर्ट। एवर्ट का चाहिए आपको सिनोनिम। एवर्ट का मतलब क्या होता है? टालना। एवर्ट का मतलब क्या हो गया? टालना। टालना का आपको क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो परमिट का मतलब तो होता है भाई साहब, परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब होता है कि परमिशन देना। ठीक है, परमिट का मतलब परमिशन देना यानी कि किसी को अलाउ करना। ठीक। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामना करना। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब क्या हो जाएगा? सामना करना। फेस। फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब तो वैसे चेहरा होता है, मुखरा होता है। ठीक है, लेकिन फेस का मतलब भी क्या हो जाएगा? सामना करना। फेस करो, प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए हमें, उसे डर के भागना नहीं चाहिए। फेस करना मतलब क्या हो जाएगा? सामना करना। प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचना। प्रिवेंट का मतलब क्या हो गया? बचना। बचना यानी कि टालना। टालना इसका सिनोनिम हो जाएगा। एवर्ट का सिनोनिम हो जाएगा प्रिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई, नो वन। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? नो वन। सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जब कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, याद रखना मेरे भाई, एक बात याद रखना कि इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होता है मेरे साथी? जितने भी वन वाले यानी कि क्या? जैसे सम हो, नो हो, एवरी हो या एनी हो, इन चारों के साथ 3 सफिक्स यानी कि वन हो, बॉडी हो और थिंग हो। ठीक है, साथ ही साथ एक और वर्ड है वन, यानी कि एक ये और यहाँ पर 4 3 जा 12 ये, कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 13। ये 13 इंडेफिनिट प्रोनाउंस जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे, इसके लिए वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। नो वन के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? वर लिखा है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो वन वॉज प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए एक और चीज जो सीखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर एंटर्ड है, एंटर्ड द हॉल। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। याद रखना कि जब कभी भी एंटर का मतलब प्रवेश करना है तो उसके साथ इन
या इनटू जैसे शब्दों का यूज आप लोग नहीं करेंगे। इन या इनटू जैसे शब्दों का यूज एंटर के साथ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो नो वन वर की जगह पे क्या हो जाएगा, नो वन वॉज हो जाएगा। 20 का 1 इसका सही जवाब होगा। आइए अब क्लोज टेस्ट की बात आती है। क्लोज टेस्ट में हम लोग जरा देख लें क्लोज टेस्ट किसके बारे में कह रहा है कि द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन क्या होता है, आइए जानेंगे क्या इरावदी डॉल्फिन क्या होता है। थोड़ा गूगल कर लें हम लोग। गूगल पर आकर के हम लोग एक बार सर्च करें कि इरावदी डॉल्फिन किसे कहते हैं। इरावदी डॉल्फिन अरे तो आ गया एक बार में। अच्छा तो मेरे साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे इरावदी डॉल्फिन हम लोग किसे कहते हैं। ये रहा आपका इरावदी डॉल्फिन, है ना। इरावदी डॉल्फिन का ये पिक्चर आपके सामने इस तरह से आ चुका है। आप लोग इरावदी डॉल्फिन देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इरावदी डॉल्फिन आपका, है ना। चलिए तो ये तो देख लिए हम लोग इरावदी डॉल्फिन किसे कहते हैं। आइए जरा क्वेश्चन को देखें। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन के नंबर में राइज के बारे में बात हो रही है। कहाँ पे, डैश इन इरावदी डॉल्फिन की क्या, डैश इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश इन वाटर्स। क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, जरा इसको देखें हम। इरावदी डॉल्फिन की किस चीज में, चिल्का की किस चीज में इंक्रीमेंट हुआ। तो सीधी बात है भाई, इरावदी डॉल्फिन के पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आएगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्लैन का मतलब क्या होता है, क्लैन का मतलब तो वंश होता है। नेटिव्स का मतलब क्या होता है, वहां रहने वाले होता है। इनहैबिटेंट्स का मतलब भी वहां के निवासी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन के जनसंख्या में वृद्धि हुई। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनवारंटेड होगा, इलीगल होगा। इलीगल फिश इनक्लोजर्स कैन बी, जो इरावदी डॉल्फिन के संख्या में जो बढ़ोतरी आई चिल्का में, उस वो किस चीज के कारण हो सकता है, इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर्स। कैसा फिश इनक्लोजर का, अनवारंटेड, इलीगल, इलेजिटिमेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, असंवैधानिक। आपको पता ही है इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, अवैध। ये अवैध होता है और ये क्या होता है, असंवैधानिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया, असंवैधानिक। इलीगल मतलब आपको पता ही है, गैर कानूनी। इसका मतलब क्या हो गया, गैर कानूनी। तो कौन सा शब्द यहाँ पे हो सकता है, अनवारंटेड हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी नाजायज होता है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, अनुचित होता है। इसका मतलब अनुचित होता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, इलीगल। इलीगल फिश इनक्लोजर आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। कितना है, हजारों एकड़ चिल्का लेक वो बनाया गया। क्या बनाया गया, डैश फ्री बनाया गया, ट्रेसपास फ्री बनाया गया, कन्फिस्केशन फ्री बनाया गया, इंटरवेंशन फ्री बनाया गया, या इंक्रोचमेंट फ्री बनाया। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब आप समझते होंगे, जैसे सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे लोग दुकान खड़ा कर लेते हैं, तंबू गाड़ करके रहने लगते हैं, तो क्या कहते हैं, इंक्रोचमेंट। तो भाई चिल्का लेक है, उसका जो हजारों हेक्टेयर जमीन है, उसको क्या इंक्रोचमेंट, उसका अतिक्रमण हुआ। आइए देखते हैं उसका क्या हुआ। उसका इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, मध्यस्थता। कन्फिस्केशन, कन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है, जब्ती। तो क्या उसको जब्त कर लिया गया, या ट्रेसपास, या फिर उसमें घुसपैठिया किया गया। क्या किया गया उसमें, हाँ बताएंगे। चिल्का लेक जो है उसके हजारों हेक्टेयर जमीन जो है उसका इंक्रोचमेंट कर लिया गया, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। इरावदी डॉल्फिन्स जो थे उनको अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मिलने लगा मूवमेंट का। डैश ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर। वेयरएज होगा, मोर ओवर होगा, नेवरदलेस होगा, हाउएवर होगा। आइए सबका मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले वेयरएज का मीनिंग देखते हैं। वेयरएज का मतलब क्या होता है, जहां तक होता है, इसका मतलब, या फिर जबकि होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब क्या होता है, मोर ओवर का मतलब होता है सिवाय इसके, सिवाय के, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी। नेवरदलेस का मतलब क्या हो गया, फिर भी, या फिर हम कह सकते हैं तो भी। हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या होता है, मगर तो भी, मगर या फिर तो भी, ठीक है। आइए देखते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर ओवर। देखिए यहाँ पर मोर ओवर होगा, क्यों होगा मोर ओवर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो भाई इसका जो जनसंख्या है वो बढ़ गया, राइज हुआ, जनसंख्या बढ़ा। किस कारण से बढ़ा, इसको जनसंख्या बढ़ने का कारण किसको दिया जा रहा है, एविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर्स।
ठीक है। आफ्टर थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर जो है उसको क्या कर दिया गया, इंक्रोचमेंट फ्री बनाई, यानी कि थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर जो जमीन थी चिल्का लेक की जिस पर अतिक्रमण हुआ गया था, उसको वहां पर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब अतिक्रमण को हटा दिया गया तो डॉल्फिन को मूवमेंट करने के लिए जगह मिल गया, जगह मिल गया। ठीक है। इसके साथ साथ और आगे क्या है, मोर ओवर ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूएस्ट टूरिस्ट बोट्स। और भाई सीधी सी बात है कि ये लेक है, इसमें जो कितना एरिया इंक्रोचमेंट था इसको यहाँ से हटा दिया गया, यानी कितना एरिया खाली कर दिया गया, तो डॉल्फिन यहाँ भी जा सकता है। साथ ही साथ चूंकि लॉकडाउन था तो क्या हुआ, लॉकडाउन होने के कारण टूरिस्ट लोग वहाँ नहीं गए, टूरिस्ट लोग नहीं गए तो फिर क्या हुआ, डॉल्फिन को मूवमेंट करने के लिए जगह मिला। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर ओवर हो जाएगा। मोर ओवर ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का लेक व्हिच मेड इट, जिसने उसे बनाया, क्या बनाया, कंड्यूसिव बनाया, डेट्रीमेंटल, हर्टफुल बनाया, डिस्टर्बिंग बनाया, क्या बनाया, जल्दी से बताएंगे। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, अनुकूल होता है, यानी कि मुताबिक होता है, अनुकूल होता है। हर्टफुल आपको पता ही है, हर्ट करने वाला। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है प्राण घातक, का मतलब क्या होता है, प्राण घातक यानी कि जानलेवा। तो भाई अब अतिक्रमण हट गया जिससे डॉल्फिन घूम पा रहा था, टूरिस्ट बोट गया नहीं जिससे डॉल्फिन घूम पा रहा था, तो क्या ये प्राण घातक होगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये डिस्टर्बिंग होगा, बिल्कुल नहीं। हार्टफुल होगा, नहीं। कंड्यूसिव हो जाएगा, इससे क्या होगा भाई कि डॉल्फिन जो है सो मूव कर पा रहा था वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कंड्यूसिव हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे दोस्तों आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा, जिसमें कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी के भी थे। क्लोज टेस्ट को भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है। हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया है, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो कि आपके लिए सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जैसे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जैसे सारे तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।